चलिए, तो थर्ड यूनिट में फिर से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका पीडीई है वहां से हम शुरू करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका ओडीई और पीडीई में जो है वो क्या चीज़ है। ओडीई में हम डी बाई डी एक्स यूज करते हैं और साथ ही साथ इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक ही होगा, है ना। और जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, मतलब उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और वो दिखने में किस टाइप का होगा, ऐसा होगा। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। और जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो ये आपका लिखने का जो तरीका कैसा है, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई। तो जब भी इस फंक्शन z का, जो कि क्या क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हुए हैं x और y, इसका जब आप क्या करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको, और जब y के रिस्पेक्ट में आप करते हैं तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है, एन इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यदि पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या कर जाए, कंटेन कर जाए कोई भी इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पीडीई कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल हमने लिख रखा है, चार एग्जांपल यहाँ पे, जैसे x डेल जेड अपॉन डेल एक्स, वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, दिस इज इक्वल टू जेड। इसी फॉर्म में आप आगे इसमें चारों देख सकते हैं, है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जो कि आपकी स्क्रीन के राइट साइड दिख रहा होगा, है ना। जब z जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम स्मॉल p नोटेशन देते हैं, एक नया नाम। उसी क्रम में डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो हम उसको q नाम देंगे। और जब दो बार x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये आपका r नाम देंगे। और एक बार x के रिस्पेक्ट में और फिर उसी फंक्शन का या उसी डेरिवेटिव का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको हम s नाम देंगे। या फिर y को पहले करो या x को बाद में करो, दोनों का सेम मीनिंग है, तो ये s हो जाएगा ऐसा। अब जब y के रिस्पेक्ट में दो बार हो जाएगा तो उसको हम नाम देंगे t। क्या नाम देंगे, t नाम देंगे। ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब इसी क्रम में बात आती है कि यदि हमारे पास कोई पीडीई है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके डिग्री क्या होंगे। ठीक है, तो जैसे ओडीई में हम पढ़ते थे ऑर्डर और डिग्री किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पर भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको क्या मिलने वाले हैं, उसके ऑर्डर मिलने वाले हैं और डिग्री मिलने वाले हैं। तो ऑर्डर क्या है, इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है जो कि पीडीई है, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वही इसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। और जहां पर हम ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं उसी का जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर, ध्यान देंगे, इट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने डिफाइन किया जिसको हम ऑर्डर कह रहे हैं, उसी की पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इसमें जो हम एग्जांपल लेके चले थे उसी एग्जांपल में एक बार ऑर्डर और डिग्री दोनों को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये शॉर्ट रिवीजन है कहिए, जो पिछले हमने 2-3 लेक्चर में पढ़ा हुआ है उसी को हम फिर से एक बार लेके चले हैं। तो जैसे ये पहला जो एग्जांपल है, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, दिस इज इक्वल टू जेड। आप इसमें देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है वो वन टाइम ही है। जेड का x के रिस्पेक्ट में वन टाइम हुआ है, फिर जेड का y के रिस्पेक्ट में वन टाइम हुआ है। तो यहाँ पे कोई हाईएस्ट ऑर्डर की यदि हम बात करें तो क्या है, वो केवल एक ही बार डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में देखिए, यहाँ पे जो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है डेरिवेटिव डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 टाइम है, 2 बार है मैक्सिमम, उसके पहले 1 टाइम है। तो जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है उसी को हम ऑर्डर लेके चलते हैं। इवन आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यही काम किए हैं। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। इसी क्रम में और 3 और 4 को आप देख सकते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे डिग्री की, डिग्री की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि जहां से हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं उसी का जो पावर होता है वो क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, अब दोनों वन टाइम ही है तो आप किसी को भी लेके चल सकते हैं, तो वन टाइम है
और इसका पावर भी 1 टाइम है, तो डिग्री भी कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। सेकंड में देखिए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमने ऑर्डर डिफाइन किया, तो इसका जो पावर है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, यहाँ से 1 हो गई। इस प्रकार अब इसमें जो कंफ्यूजन वाली जो बात हो सकती है वो एग्जांपल नंबर 4 में देखिए, लास्ट जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर पावर 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव है वो 2 बार है, लेकिन हम आप उसमें देख पा रहे हैं इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। हालांकि जो 2 बार डेरिवेटिव होना है जो कि ऑर्डर को डिफाइन करेगा इस इक्वेशन का, वो दोनों में 2-2 ही है, 2-2 बार ही डेरिवेटिव है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। लेकिन इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम हो रहा है, तो आप यहाँ से आप इसकी डिग्री को डिफाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पीडीएफ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें। अब हम बात करेंगे सेम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं कि उसमें भी हम क्या करते थे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हम क्या करते थे, फॉर्मेट करते थे, बनाते थे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पीडीई, हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, बनाना है, फॉर्मेट करना है। तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो पहला चीज तो ये हो सकता है कि यदि हमको कोई फंक्शन गिवन है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला हो सकता है, और दूसरा हो सकता है आर्बिट्ररी फंक्शन वाला हो सकता है। जैसे इसके पहले हम y इक्वल टू एफ एक्स लेते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, है ना। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी कि यदि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में दिया गया है और वहां से आपको क्या बनाना है, पीडीई बनाना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे, कांस्टेंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सेम केस यदि कोई आर्बिट्ररी फंक्शन दिया है तो वहां से आप आर्बिट्ररी फंक्शन को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। तो जब भी आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट या आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं कि किन केस में हम कैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, या फिर हमारा जो पीडीई है कितने बार उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उसको आपको माइंड में रखना है। जैसे कि आप सभी जा रहे हैं कि चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पीडीई पढ़ रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 2 या मोर देन 2 होगा ही होगा, है ना। तो यदि पहला केस क्या है कि यदि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है कितना है, 2 है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कितने हैं, 2 हैं, दोनों इक्वल है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्ररी कांस्टेंट दोनों 2 ही हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पीडीई बनने वाला है वो फर्स्ट ऑर्डर पीडीई बनने वाला है। इसको आपको याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट मोर देन 2 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 2 हम फिक्स लेके चल रहे हैं, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जैसे हमारा फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, मान जाए 2 से अधिक है, तो उस केस में आपको हाईएस्ट ऑर्डर पीडीई मिलेगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, ऐसा मिल सकता है। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड फॉर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये जो पहला हमने लिखा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट और दूसरा आर्बिट्ररी फंक्शन। अब आ जाते हैं हम आर्बिट्ररी फंक्शन के लिए। राइट साइड में देखिए आपकी स्क्रीन के कि सपोज आपके पास जो आपको पीडी बनाना है जिस फंक्शन से, उसमें जो आर्बिट्ररी फंक्शन है वो एक ही है, एक ही आर्बिट्ररी फंक्शन है, तो उस केस में आपको फर्स्ट ऑर्डर पीडी मिलने वाला है। और यदि आर्बिट्ररी फंक्शन जो है 2 हो जाते हैं, आर्बिट्ररी फंक्शन 2 हो जाते हैं, उस केस में आपको हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मान जाए चीजें याद भी नहीं है तो हम यहाँ एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल सामने है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छा डिटेल में, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में आगे बढ़ रहे हैं स्पीड से, है ना, चीज़ें रिवाइज भी हो जाए और सभी चीज़ें याद भी रहे। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आप देख पा रहे हैं x और y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a भी जो है क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये।
आपका जो दिखने वाला जो फंक्शन होगा वो इस टाइप का जब दिखाई देते रहे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है, तो इस केस में जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर का बनने वाला है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, उसमें कुछ ट्रिक्स हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी फंक्शन कितने हों तो किस टाइप का हमको पीडी मिलने वाला है उसके लिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। और मैंने कहा कि यदि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई आपको क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है अपने को। तो यहाँ पे केवल ए एक्स का क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, जो कि ए हो जाएगा। बाकी सभी टर्म में या तो कांस्टेंट है या फिर क्या है, वेरिएबल वाई है, तो वो सभी जीरो हो जाएंगे। तो फाइनली हमने कहा है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या नोटेशन देना है, पी, तो ये आपका हो जाएगा p इक्वल टू ए। सेम केस यदि हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, केवल b वाला टर्म बचेगा क्योंकि b y में y प्रेजेंट है, बाकी सभी में x या फिर कांस्टेंट है, तो सभी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, और आपके पास बच जाएगा b। तो सेम यहाँ पे q इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, क्योंकि डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम एक और नाम देते हैं स्मॉल q। अब यदि p की जगह, अच्छा कर क्या रहे हैं हम मेथड में, एलिमिनेशन मेथड है ना, तो जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उनको वहां से एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह में p रिप्लेस कर देंगे, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ है यहाँ पे, और b की जगह क्या रख देंगे, q। तो जैसे ही रखेंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यही यही आपको क्या हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन फंक्शन से, वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे तो आप p की जगह में डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, या डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। बताइए, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सभी को क्लियर है क्या, एक बार यस नो कह दें। यस सर। ओके, अब इसी वे में हमने सेकेंड एग्जांपल भी लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना, इसमें और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर से हमको क्या करना है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑर्डर का पीडी मिलने वाला है, ठीक है। तो बी और ए को जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यदि आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया है तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो पेज एग्जांपल नंबर 3 दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से क्या है, z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई। यहाँ पे देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है बल्कि एक फंक्शन एफ दे दिया है, आर्बिट्रेरी फंक्शन, अननोन फंक्शन एफ 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल तो दो दिखाई दे रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, सॉरी आर्बिट्रेरी फंक्शन कितने हैं, एक ही है। तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर को मिलने वाला है ना। तो क्या करेंगे, फिर से ये जो फंक्शन दिया गया है इसी को हम x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में एक बार क्या कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो गया, y के x के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हो गया 0, और f का होगा तो ये हो जाएगा 2f डैश, 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट पहले से है, ये f डैश। और आप जानते हैं कि फंक्शन से हट के कुछ चीज रहता है तो उसको t मान के हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, 11th-12th लेवल में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई का पुनः एक बार क्या होगा, अवकलन होगा, तो 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और log y तो y ऑलरेडी आपका क्या है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कांस्टेंट जैसे ट्रीट करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा केवल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो f डैश 1 अपॉन एक्स लॉग y है इसको हम राइट साइड में सिंगल रख के 2 अपॉन में ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है उसको लेफ्ट तरफ क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अभी हम केवल x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं। अब हम नेक्स्ट में y के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो y स्क्वायर आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है फंक्शन में, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y प्लस फिर से f का हो जाएगा f डैश 1 अपॉन एक्स लॉग y, और इसका फिर से हमको करना पड़ेगा एक बार डिफरेंशिएट, तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो 0, और log y का फिर से करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y। फिर से इसको हम सिंगल करना चाहते हैं, किसको, f डैश
1/x प्लस लॉग y को। तो धीरे से हम क्या करेंगे, इन सभी फंक्शन को लेफ्ट तरफ ले आएंगे, बाकी उसके अलावा जो बचेगा तो y का क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये y स्क्वायर, यहाँ से 2 इधर बटे में ले आए तो ये आपको कितना हो गया, y/2 हो गया। ठीक है, तो y स्क्वायर को फिर से लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में राइट साइड और इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड दोनों क्या है, सेम है। तो इसके जो और दूसरे साइड है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसको हमने यहाँ लिखा हुआ है राइट साइड में, फ्रॉम 2 and 3 हमको क्या मिलता है, ये मिलता है y/2 del z अपॉन del y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 del z अपॉन del x। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको पूरी वैल्यू को क्या ले आओ, लेफ्ट में ले आओ, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 del z अपॉन del x प्लस y/2 del z अपॉन del y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब सभी में देखिए 2 अपॉन में दिख रहा है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दिए तो ये 2y स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार यदि आपके पास आर्बिट्रेरी फंक्शन गिवन है तो भी उस फंक्शन को एलिमिनेट करके आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पीडी, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार यस नो कह दें फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये पहला लेक्चर था, हम यहीं तक इसको सॉल्व किए थे पहले लेक्चर में। ठीक है, जब पीडी हम स्टार्ट किए थे। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे टॉपिक में हमने कुछ और पॉइंट देखा हुआ था कि यदि दो आर्बिट्ररी फंक्शन है तब उसका आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, है ना, या उससे और अधिक। देख लीजिए इसमें कुछ और डाउट वाले क्वेश्चन थे, शायद ये आपके बुक में भी गिवन वाला क्वेश्चन है ना। इसमें 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इस क्वेश्चन में। तो हमने बताया कि यदि 2 वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनने वाला है वो हायर ऑर्डर का होगा, है ना। आपको 2 टाइम क्या करना पड़ेगा, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देख लेंगे, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। यदि समझ में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में इसको सवाल करेंगे, हम इसको बढ़िया से और एक बार करा देंगे। बताइए इसको और सॉल्व कराने की थोड़ी आवश्यकता है। हेलो, हेलो, कुछ बोलिए। हेलो, जी सर। यस सर। ओके, इसको थोड़ी कराने की आवश्यकता है क्वेश्चन को और। एक बार यस नो बोले देन मैं आगे बढ़ूंगा। जी सर कर लेंगे। ओके, है ना। एक और क्वेश्चन था ये वाला, है ना। इसमें भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 मिलेंगे आपको। इसमें अलग से आपको पहले इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके बाद ये सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आसानी से। हाँ, अब ये इसमें थोड़ा सा अलग टॉपिक ये था जिसमें हम जेकोबियन यूज करते थे। थोड़ा सा इसको एक बार रिकॉल करा देते हैं जल्दी से, है ना। क्या है पॉइंट, क्या है आपका, बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम द रिलेशन लाइक दिस एफ ऑफ यू भी दिस इज इक्वल टू 0। यदि इस टाइप का कोई फंक्शन आपको दिया गया है, आर्बिट्ररी फंक्शन, और यहाँ से आपको उसको एलिमिनेट करके क्या बनाना है, पीडी बनाना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो दो नए वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं u और v, ये दोनों जो है x, y और z के क्या होंगे, फंक्शन होंगे। दीज आर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, y एंड z। अब इसके वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले f ऑफ u v को क्या ले लेंगे आप, इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी गिवन रहेगा। और इसमें हम पहले कंफर्म कर लेंगे कि u की वैल्यू क्या दी गई है और v की वैल्यू क्या दी हुई, तो u इक्वल टू समथिंग एंड v इक्वल टू समथिंग, ऐसा हम लिख लेंगे। उसके बाद इस आर्बिट्ररी फंक्शन के लिए जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमको जेकोबियन से मिलेगा।
और वो जैकोबियन कैसा होगा देख लेंगे एक बार। ये हो जाएगा डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, ध्यान देना इसको, एक्स वाई, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ। तो आगे हम बढ़ेंगे, आपको इसमें साइक्लिक ऑर्डर लेके चलना है, एक्स वाई का हुआ है तो फिर वाई जेड का होगा, फिर जेड एक्स का होगा, ऐसा। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई का देखिए लेफ्ट में हो चुका है, तो राइट में आप क्या लेंगे, डेल वाई जेड, वाई और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। चूंकि यहाँ पे आपका एक्स क्या है, अब्सेंट है, तो उसी को शो करने के लिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये आपको याद रखना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू वी अपॉन, देखिए वाई जेड का हो गया, अब किसकी बारी आएगी, जेड एक्स की बारी आएगी, तो डेल जेड एक्स इंटू, अब फिर से यहाँ पे वाई क्या है एब्सेंट, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो हम डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई जो कह रहे हैं वो क्या चीज है एक्चुअल में, ये आपका जैकोबियन है। तो जैकोबियन को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो u और v होगा, x और y के रेस्पेक्ट में एक एक बार आप उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इस प्रकार डिटर्मिनेशन के फॉर्म में आप लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, यही आपको जैकोबियन ऑफ u v कहलाएगा। और इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर देंगे, इसमें इक्वेशन नंबर आप 1 में पुट कर देंगे, तो जो भी आपको आर्बिट्ररी फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0 के टर्म्स में, उसका आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यदि इसको हम कंपेयर करें तो u इक्वल टू आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जैसे हमको जैकोबियन फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है इस फार्मूले में हमको रखना है, ध्यान देना, पर्टिकुलर जो एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0 टाइप का यदि आपको कोई आर्बिट्ररी फंक्शन दिया है, तभी आप जैकोबियन का यूज करके उसके लिए आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, केवल इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए, एफ ऑफ यू वी इक्वल टू 0 टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो आप जान रहे हैं कि u का, v का, x, y, z तीनों के टर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं u का, तो y z तो ऐसे ही कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 1 मिल जाएगा यहाँ से। उसी क्रम में डेल u अपॉन डेल y भी 1 मिल जाएगा और डेल u अपॉन डेल z भी क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 से है, हमने यहाँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिया हुआ है। अब 2 से यदि हम ले, मतलब v का हम करें x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए एक्स स्क्वायर ही आपका वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो ये आपको 2x मिल जाएगा, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y मिल जाएगा और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2z मिल जाएगा। अब हमने जितना हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना था u और v का, वो हम कर चुके हैं। अब हमको केवल क्या करना है, फार्मूले में मान रखना है। तो फार्मूले में मान रखने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो जैकोबियन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमको वैल्यू रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये जे यू वी अपॉन एक्स वाई, मतलब जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वेरिएबल, तो इसको और लिखते हैं डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, और इसका मतलब है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई का डिटर्मिनेंट। उधर 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 खेलना बेटा, ठीक है। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम 1 निकाल लिए, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने 1 निकाल लिया, 2x 2y हम वैल्यू रख दिए, डिटरमिनेंट जैसे इसका फाइंड करोगे तो ये 2y माइनस 2x हो जाएगा, दोनों में 2 कांस्टेंट है, और ये बच जाएगा आपका y माइनस एक्स। सेम केस इसमें भी करेंगे, x और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y माइनस एक्स हो रहा है, तो y और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z माइनस y हो जाएगा, और सिमिलरली z और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस जेड हो जाएगा, इसको हमने शॉर्ट में कर दिया। नाउ पुट द ऑल वैल्यूज ऑफ जैकोबियन इन इक्वेशन नंबर 1, वहां पे जो हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसी सॉल्यूशन में हम ये सारे वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे, ध्यान देंगे, तो 2 इंटू वाई माइनस एक्स, 2 इंटू जेड माइनस वाई, और ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपनी जगह में रहेगा। क्यों रहेगा, इसका आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको तो जेड फंक्शन पता ही नहीं है ना क्या चीज है। हाँ इतना पता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम पी लिखेंगे बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। सेम केस डेल जेड अपॉन डेल वाई के लिए उसको क्या लिख दोगे आप, पी लिख दोगे। तो इस प्रकार ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जो भी आर्बिट्ररी फंक्शन गिवन है उसका। यहाँ तक ओके है सभी को, जैकोबियन मेथड? जी सर। ओके, यस सर। तो यहाँ तक आपका फॉर्मेशन ऑफ पीडी कंप्लीट होता है ना।
अब आगे हम बढ़ते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आपको गिवन है तो उसका अब हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें उस पर हम बात करेंगे। तो पहला जो इसमें मेथड है वो है आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। जो भी हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हमको पहले क्या करना है, पहचानना है ये किस टाइप का है ना, और उसका हमको क्या करना है, यदि वो सॉल्व हो जाता है डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से तब हम उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक और चीज इसमें हमने नोट लिखाया था कि इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव होते हैं दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो वो जो पार्शियल डेरिवेटिव जो दिख रहा है उसको वहां से रिमूव करने के लिए हम क्या करते जाएंगे, जितने बार डेरिवेटिव हुआ रहेगा उतने बार उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो वो जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो वहां से क्या होते जाएगा, रिव्यू होते जाएगा और लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही एक इसमें मेन पॉइंट है। एक और चीज इसमें ध्यान देंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप पढ़ के आए हैं कि जब किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं तो हर बार उसमें जितने बार भी इंटीग्रेट होगा उतने बार क्या करते थे, कांस्टेंट आप ऐड करते थे, है ना। तो चूंकि हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव होगा और वाई के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव होगा। तो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करोगे एक्स वाले डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए, तो आपको y वाला एक फंक्शन लेके चलना पड़ेगा और वो फंक्शन क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। जैसे ही आप x के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एक f ऑफ y फंक्शन लेना पड़ेगा और ये क्या होगा, आपका कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेगा। क्यों, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो f ऑफ y ऑलरेडी हम जानते हैं, यदि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y कांस्टेंट हो जाता है और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाता है। सेम केस यदि आप y के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करोगे तो वहां पे कोई x का फंक्शन आपको लेके चलना पड़ेगा जो कि कैसा होगा, कांस्टेंट होगा उस इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने सिंपल सा लिया हुआ है, देखिए कि सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज del 2z upon del x square equal to xy by using direct integration method। x के रेस्पेक्ट में 2 बार हुआ है तो सीधी सी बात है x के रेस्पेक्ट में 2 बार हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा उसका। तो ये आ गया फंक्शन हमारा, तो इक्वेशन नंबर हमने 1 ले लिया। तो पहला काम किया हमने, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक बार कर रहे हैं तो एक बार वाला जो डेरिवेटिव है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब राइट तरफ को जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो जाहिर सी बात है x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y कांस्टेंट होगा तो y बाहर आ जाएगा और x का जब करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 टाइम ये क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया ना। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एक नया कांस्टेंट हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है जो कि वेरिएबल y के टर्म में होगा। बस इसी बात को ध्यान देना है इसमें। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ ऑफ y, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अभी तक हमारा पार्शियल डेरिवेटिव क्या रिमूव नहीं हुआ है तो हमको फिर से एक बार और इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा जो आपका डेल जेड बाई डेल एक्स है। अब आपके पास क्या बचेगा, केवल जेड बचेगा। यहाँ से ये देखिए केवल जेड बचेगा। अब यहाँ से फिर से y बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ से एफ ऑफ y कांस्टेंट है, केवल 1 जो बचेगा उसका इंटीग्रेट होगा जो कि क्या देगा, वैल्यू आपको x दे देगा। अब चूंकि पुनः एक बार आप x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर से y वेरिएबल वाला एक कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा जो कि क्या है, gy है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एफ वाई दिए आप फाई 1 दे सकते हैं, फाई 2 दे सकते हैं, f1 f2 दे सकते हैं। जितने बार इंटीग्रेट करते जाएंगे उतने नंबर देते जाएंगे, f1 f2 f3 ऐसा। आप पूरी तरह से इसमें स्वतंत्र हैं, कोई इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हाँ, आपको ध्यान बस इतना देना है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे वो y के टर्म में होना चाहिए और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के टर्म में कांस्टेंट होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो जैसे इंटीग्रेट करते हैं ये x क्यूब बाई 3, एफ वाई कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा तो 1 dx होगा तो 1 dx का x हो जाएगा और ये जी वाई आपका। बस थोड़ा सा लिखने का ढंग बदल दिया इसमें। तो z इक्वल टू एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 प्लस एक्स एफ वाई प्लस जी वाई। तो यहाँ से एफ वाई और जी वाई दोनों क्या हो गए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसा काम करेंगे यहाँ पे। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड
सभी को समझ में आया करना क्या है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? यस सर। ओके, ज्यादा फास्ट थोड़ी ना हो रहा है, बताइए एक बार। आई थिंक आप लोग इसको एक बार पढ़ चुके हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट वेट करेंगे। हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, डीएड है ना, डूलामड़ी की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। अब इंगेज तो नहीं हुआ है जैसे लग रहा है। हाँ बात करूंगा मैं, क्या है सर, अभी बीएससी की जो है ना ऑनलाइन क्लास क्लास ले रहा हूँ, इसके बाद में लगाता हूँ उनको। हाँ हाँ। जी जी जी। हाँ जी जी जी। और नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के लिए। हाँ जी जी। ओके ओके, मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना सर। मैं बस ये और 15 से 20 मिनट लूंगा क्लास, उसके बाद मैं उनको रिंग कर दूंगा। ओके ओके। जी जी जी। ठीक। हम्म। चलिए, अब हम जो आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका लग्रांजे डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमने सॉल्यूशन ऑफ पीडी में पहला वाला देख लिया, कौन सा? ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। अब इधर के जो टॉपिक जो लेक्चर हुए हैं, 2 लेक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको आपको ध्यान से समझना है रिवीजन के लिए, है ना। जैसे पिछले टॉपिक को हम रिवाइज करते आए हैं फास्ट, ये भी वैसे ही होगा, बस अब तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। हम जो कर रहे हैं वो क्या है? लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो लीनियर के लिए आप ध्यान देंगे पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप स्कूल लेवल पे लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हैं, उसमें आप देखते हैं कि वेरिएबल का पावर हमेशा 1 होता है ना। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, उसका जो पावर क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। तो इस टाइप का यदि आपको कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और इसका एक और नाम है लग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दिखने में कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दिस इज इक्वल टू आर। अब ये क्या क्या चीजें हैं, ध्यान देंगे। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जब भी हम लग्रांजे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में होना चाहिए। यदि नहीं है तो इस फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो स्मॉल पी दिखाई दे रहा है, ये आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, और ये जो स्मॉल क्यू दिखाई दे रहा है, ये डेल जेड अपॉन डेल वाई है, जहाँ पे हमारा जो जेड क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसका छोटा सा वर्किंग रूल है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। शुरू के 1-2 टॉपिक, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इसका। कि सबसे पहला काम तो वर्किंग रूल में इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर होगा। और ध्यान देंगे यहाँ पे पी क्यू और आर, ये तीनों जो है क्या होंगे? फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड होंगे। या तो केवल एक्स का हो सकता है, या एक्स वाई का हो सकता है, या तीनों एक्स वाई जेड का हो सकता है, ऐसा। पी क्यू आर जो हमने वैल्यू की बात की, ये एक्स वाई एंड जेड के क्या होंगे? फंक्शन होंगे। अब जैसे ही हम पहचान पाएंगे कि ये लग्रांजे का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तब उसके लिए हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेंगे?
फॉर्मेट करेंगे और वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा होगा वो ऐसा होगा dx अपॉन p दिस इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r टाइप का। p हम देख चुके हैं, p क्या है, स्मॉल p का कोफिशिएंट है p, कैपिटल Q क्या है, स्मॉल q का कोफिशिएंट है, और r क्या है, राइट साइड में उसके बाद जितने भी रेस्ट ऑफ वैल्यू है वो सभी को आपको क्या ले लेना है, कैपिटल R ले लेना है। अब जैसे ही हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं गिवन लैग्रांज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड हैं। तो पहला जो मेथड है उसको हम नाम दे रहे हैं वो है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड का मतलब क्या कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन r है। ध्यान देना ये ऑर्डिनरी में आ रहा है ना, आपको इसको पार्शियली नहीं लेना है, ऑर्डिनरी के फॉर्म में आपको इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। तो क्या करना है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई दो रेशियो को हमको लेके चलना पड़ेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले हम फर्स्ट सेकंड को ले लिए, फिर सेकंड थर्ड को ले लिए, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को ले लिए। तो हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं रेशियो का, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, ग्रुपिंग मेथड, या फिर इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, कि जिधर dx है उधर x वाला वेरिएबल चला जाए, जिधर dy है उधर y वाला वेरिएबल चला जाए, या फिर जिधर dz है उधर z वाला वेरिएबल। ऐसा यदि हम कर पाते हैं तो वैसा ग्रुप बना के या फिर कहें इसी को सेपरेट करके वेरिएबल को क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेट कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ध्यान देंगे जब भी हम कोई ग्रुप बनाएंगे दो रेशियो का सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई एक आपको क्या मिलेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने सपोज दो कोई पेयर को हमने सॉल्व किया, कोई भी दो ग्रुप बना के हमने पहला दूसरा या दूसरा तीसरा वाले रेशियो को लेकर हमने सॉल्व किया, और उसमें दो हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल गया। कौन कौन सा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया हमने a और दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने ले लिया b सॉल्व करने के बाद। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा लास्ट में हमको इस टर्म में लिखना है, f ऑफ ab इक्वल टू 0, इट विल बी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यही आपका क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सभी को क्लियर है? चलिए एग्जांपल से देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल हमारे पास, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज एक्स प्लस वाई क्यू दिस इज इक्वल टू 3z। अब ऑलरेडी ये हमारा जो लैग्रांज इक्वेशन है उसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, पी पी प्लस क्यू क्यू आर। तो यहाँ पे कैपिटल P की जगह में क्या है आपका x है, कैपिटल Q की जगह में y है, और R की जगह में कितना है 3z है, यदि हम क्या करें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो। ठीक है, अब जैसे ही इसको हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे P की और R का, सीधा हमको क्या लिखना है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन में r, और p q r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। और अब इसके बाद जैसे ही पुट करेंगे हमको ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाएंगे इस तरीका से, हमने क्या किया, पहले और दूसरे रेशियो को लिया हुआ है पहले, ठीक है, पहले और दूसरे रेशियो को लिया हमने dx अपॉन x दिस इज इक्वल टू dy अपॉन y। अब इसको क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log y, और चूंकि दोनों टर्म log में आ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया log a, यही आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और इसी के टर्म में हमको बाद में सॉल्यूशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ना। तो log के नियम से आपका log ay हो गया, और यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, a इक्वल टू x अपॉन y। फिर से हम कोई ग्रुप लेके चलेंगे, ध्यान देंगे एटलीस्ट 2 ग्रुप, दो रेशियो का कम से कम 2 ग्रुप आपको मिलना चाहिए, दो रेशियो का, तो इसका सॉल्यूशन आपका सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ठीक है, जरूरी नहीं है तीनों रेशियो को सॉल्व करो, कोई भी दो रेशियो को आप सॉल्व करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और उस फंक्शन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए सी, एफ ऑफ C1 C2 जो भी बोलना चाहो आप, उस टर्म में आप इसको लिख देना है। जैसे कि आपने ए कांस्टेंट लिया तो ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा सॉल्यूशन, C1 C2 लिया है तो C1 C2 इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, एफ ऑफ और कुछ ले लिया जैसे कि बी सी ले लिया आपने, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेकेंड और थर्ड वाले रेशियो को लिया हुआ है y और z के टर्म में, फिर से इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log y, 1/3 कांस्टेंट है बाहर है, 1/z का log z, फिर से आपका log के टर्म में आ रहा है इसलिए हमने एक और कांस्टेंट लिया यहाँ पे log b।
अब जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई बस करना है और कुछ नहीं, है ना। जैसे ये सिंप्लीफाई होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 को इधर राइट तरफ मल्टीप्लाई करके इधर लेफ्ट में भी ले आते हैं, ये वाला 3 और ये log z और ये 3 log b, log के नियम से ये log b क्यूब हो जाएगा और फिर से एक और नियम मल्टीप्लाई वाला लगा देंगे तो log z इंटू बी क्यूब, दोनों तरफ log log कैंसिल, तो y क्यूब इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, z b क्यूब और b क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, y क्यूब अपॉन z। एक्चुअली लास्ट में हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू ही फाइंड करनी रहती है ना। तो आप हमेशा प्रयास करेंगे कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो ना वो सिंगल टर्म वाला हो, जिसको हम आसानी से सॉल्यूशन के रूप में लिख सकें। तो ये बी क्यूब को हमने फिर से क्या नाम दे दिया, एक सी नाम दे दिया यहाँ पे, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, वाई क्यूब जेड। तो यहाँ पे हमने दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको यहाँ पे मिला, एक तो ए इक्वल टू एक्स अपॉन वाई के टर्म में और दूसरा सी इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन जेड के टर्म में। अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इसी के फंक्शन के टर्म में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा या तो एफ ऑफ ए सी इक्वल टू 0 लिखो, या ए इक्वल टू एफ ऑफ सी, या सी इक्वल टू एफ ऑफ ए। एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के टर्म में भी रिप्रेजेंट करके आप उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिला हुआ है ए और सी, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बताइए पहला वाला एग्जांपल सभी को ओके है, क्लियर है? जी सर। ओके। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब जो इसका जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा, मैंने कहा तो बढ़ते जाएगा मतलब कैसा होगा कि जैसे आप डी एक्स अपॉन पी दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू दिस इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर बनाते हैं। तो सपोज आपको पहला दो रेशियो का आपने ग्रुप बनाया और आपने वेरिएबल को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, तो आसानी से आप उसको इंटीग्रेट करके कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड कर लिए। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई दो रेशियो आपको ना मिल पाए जिसमें आप वेरिएबल को सेपरेट कर पाओ, तो आपको फिर तीसरे रेशियो को आपको चेक करना है, फर्स्ट और थर्ड को। तो जो भी रेशियो जिसमें आप वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हो उस रेशियो को लेकर आपको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए इस सॉल्यूशन का भी थोड़ा सा हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमको दिक्कत कहाँ पे आएगी, तब हमको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, उसके लिए हम इसको आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी प्लस एक्स जेड क्यू दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ऑलरेडी ये लंगराजे के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं तो आपको मिल जाएगा पी की जगह में वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, क्यू की जगह में एक्स जेड और आर की जगह में आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर। अब इसका हम ले लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि कैसा होगा, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर और तीनों इक्वल। अब पी क्यू और आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन ऐसा दिखेगा, ये इस टर्म में। अब इसको हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने पहला रेशियो लिया है एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड और डी वाई अपॉन एक्स जेड। तो जैसे ही आप पहला रेशियो सॉल्व करते हैं तो आपको चेक करना है कि क्या हम वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं, तभी वो इंटीग्रेबल होगा। तो देखिए यहाँ से जेड जेड कैंसिल हुआ और आपके पास बचा एक्स डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर और इधर डी वाई अपॉन में एक्स, मतलब डी एक्स है तो केवल एक्स और डी वाई है तो केवल वाई के टर्म में हमको मिल गया। यदि जेड का कोई एक भी टर्म बच जाता तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो ये क्या हो जाता, नॉट इंटीग्रेबल हो जाता। फिर हम कोई दूसरा रेशियो खोजते इसको सॉल्व करने के लिए। तो चूंकि ये इंटीग्रेबल है, एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स और वाई स्क्वायर के साथ डी वाई हमको मिल गया, इसको हम आसानी से इंटीग्रेट करेंगे और फिर से यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम C1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब के टर्म में, केवल इंटीग्रेट करना है। तो ये पहले जो रेशियो हमने लिया उसका ग्रुप बनाया, वहां से हमको एक वैल्यू मिल गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट का C1 का, हमने C1 लिया हुआ है यहाँ पे। अब फिर से हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, किसका किसका, सेकेंड और थर्ड रेशियो को हम यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। ध्यान देंगे डी वाई अपॉन एक्स जेड और डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर का। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हमको करना है y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल को भी हमको मिल रहा है और क्या है x।
अब इस x को किसी भी मेथड से हम यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, तो रिमूव नहीं कर सकते तो ये नॉट इंटीग्रेबल हो जाएगा। भाई यदि ये आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे होते तो x को आप क्या ले लेते, कांस्टेंट ले लेते। तो यहाँ पर तो हमारा क्या है, ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेबल नहीं है ये वाले फंक्शन, तो इस रेशियो को हम नहीं ले सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब थर्ड रेशियो की ओर चलना पड़ेगा। हमारा जो तीसरा ग्रुप बनेगा वो क्या है, पहले और थर्ड रेशियो से। पहले और थर्ड रेशियो को आप चेक करोगे, देखिए यहाँ पे तो पहला रेशियो है आपका x dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड, दिस इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में वाई स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर जैसे ही कैंसिल होगा तो हमको केवल x और y वाले वेरिएबल मिल रहे हैं, जो कि हम x और z वाले वेरिएबल मिल रहे हैं जो कि हम वही चाहते हैं। तो फिर इसको जैसे ही आप सेपरेट करोगे, x को dx की तरफ ले जाएंगे और z को dz की तरफ ले जाएंगे, तो ये आपको मिल जाएगा x dx z dz, और जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं x स्क्वायर 2 प्लस जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर 2, और ये आपका प्लस बी हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया और इसी कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी है। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे जेड स्क्वायर छूट गया था, जेड स्क्वायर प्लस 2b, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2b। 2b को हमने फिर से एक नया नाम दे दिया, क्या, c2 नाम दे दिया, और फिर से आपको एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई जो कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है ना। 2b को हमने क्या लिया है, c2 लिया हुआ है। अब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, एफ c1 c2 दिस इज इक्वल टू 0। जो भी अपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट नाम लिखा हुआ है उसी के टर्म में आपको सॉल्यूशन लिखना है। लास्ट में c1 c2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, जो भी वैल्यू आपने फाइंड किया है, तो वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। बताइए ग्रुपिंग मेथड या इसी को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ओके चलिए, अब यहाँ पे यस सर। एक क्वेश्चन और, जिसमें यदि आपको ग्रुपिंग नहीं बन पा रहा है, तो ग्रुपिंग नहीं बन पा रहा है तो आप टोटल डेरिवेटिव जब पढ़े थे इसके पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन हमको उपयोग करके सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, है ना। तो थोड़ा सा जल्दी इसको भी करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन वाई स्क्वायर पी इंटू एक्स वाई क्यू, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस 2y। p की वैल्यू वाई स्क्वायर, q की वैल्यू माइनस एक्स वाई और r की वैल्यू x इंटू जेड माइनस 2y, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है ना। तो इसको जैसे हम कंपेयर करेंगे तो कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R की वैल्यू मिल गई। हम यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन r। p q r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए तो हमको ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम ग्रुप बनाते हैं क्योंकि इसमें ग्रुपिंग करना ज़्यादा जरूरी है, और ये इंटीग्रेबल है कि नहीं इसी को हमको पहचानना है। यदि इंटीग्रेबल आ जाता है कोई भी दो ग्रुप तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो पहला ग्रुप हमने लिया dx अपॉन वाई स्क्वायर और dy अपॉन में माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से देखेंगे लेफ्ट का एक y और राइट का एक y कैंसिल होता है, तो आपके पास मिल जाएगा dx अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन में माइनस एक्स। अब आप देख पा रहे हैं यदि x है तो x वाला वेरिएबल है, यदि dy है तो y वाला वेरिएबल है, z वाला वेरिएबल थर्ड है ही नहीं, मतलब ये आपका इंटीग्रेबल है। आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आपका इंटीग्रेबल हो गया, ये इंटीग्रेबल है। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, ये मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 और एक कांस्टेंट ले लिया हमने a, और लास्ट में इस 2a को हम क्या ले लिए c1, और c1 बराबर क्या मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पहले और सेकेंड रेशियो का ग्रुप बना के हमने सॉल्व किया और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिल गया। हमको एक और आर्बिट्ररी कांस्टेंट चाहिए, तभी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिख पाएंगे। अब हम नेक्स्ट ग्रुप बनाते हैं सेकेंड और थर्ड का। सेकेंड और थर्ड का जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो dy अपॉन में y तो मिल गया, लेकिन dz अपॉन में z माइनस 2y मिल रहा है। यहां से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो थोड़ा सा टोटल डेरिवेटिव के मेथड से हम इसको आगे इस तरफ सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले जो फर्स्ट और थर्ड जो डेरिवेटिव है हम उससे क्या मिल पाएगा उसको थोड़ा सा हम सीखना चाहेंगे कि कैसे नॉट इंटीग्रेबल होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे।
तो क्या है, फर्स्ट रेशियो आपका dx अपॉन वाई स्क्वायर और लास्ट डेरिवेटिव आपका dz अपॉन में x इंटू जेड माइनस 2y। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन जो करना है हमको dx और dz x और z के रिस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक और थर्ड वेरिएबल मिल जा रहा है वाई स्क्वायर। तो जैसे ही हमको कोई थर्ड अन्य वेरिएबल मिल जाएगा तब हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तब ये आपका कहलाएगा नॉट इंटीग्रेबल। तो इसको आपको यहीं पे रोक देना है, आगे आपको इसको नहीं ले जाना है। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड से जो हमने ग्रुप बनाया उसको हम टोटल डेरिवेटिव की मदद से हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, देखिए ये हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो z माइनस 2y दिस इज इक्वल टू माइनस वाई डी जेड मिल गया। अब माइनस वाई डी जेड को हम किधर लेके आए, लेफ्ट साइड लेके आए, तो ये आपका प्लस वाई डी जेड हो गया और ये जेड डी वाई और माइनस 2y डी वाई को राइट तरफ ले आए, वाई तरफ आ गया। देखिए लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप जब अवकलन पढ़े थे तो उसका जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड के डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट के डेरिवेटिव, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई जेड। और जब डी वाई जेड हो जाता है तो इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे और इसका जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, वाई जेड होगा। और इस तरफ हो जाएगा आपका y का वाई स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस c1। और यहाँ से हमको क्या लिख दिया, c1 लिख दिया क्या, सॉरी यहाँ से आपका क्या होना चाहिए, ये होगा c2। यहाँ पे लिखो आप c2, c1 तो ऑलरेडी हम उपयोग कर चुके हैं इसके पहले में। तो c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए क्योंकि आपको c1 c2 मिल चुका है। f ऑफ c1 c2 दिस इज इक्वल टू 0। बताइए ये वाला सॉल्यूशन सभी को क्लियर है क्या? और इसमें हमने एक शॉर्ट में इसका भी फिर से क्या किया था, रिवीजन किया था हमने जो भी पढ़ा उसका। तो देख लो, इसमें भी देख लो हमारा जो लंगराजे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो कैसा होना चाहिए, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q दिस इज इक्वल टू r, जहाँ पे स्मॉल p और स्मॉल q क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। p q एंड r जो है क्या है, फंक्शन है x y और z के। अगर इस टाइप का आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना पड़ेगा जो कि dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन क्यू और dz अपॉन r के टर्म में होगा। तो यहाँ पे आपको 3 रेशियो मिला, तो 3 रेशियो को लेकर कोई भी 2-2 रेशियो को लेकर आपको पहले ग्रुप बनाना है और ग्रुप बना के आपको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। यदि आप उस ग्रुप में वेरिएबल को सेपरेट कर पाते हैं तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, c1 c2 c3 आप जो भी लेके चल रहे हैं। और जिस रेशियो के ग्रुप से आपको आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं उसको आपको छोड़ देना है। तो आपको कम से कम 2 ग्रुप यदि मिल जाता है जहां से आप c1 और c2 निकाल पाते हैं या कोई भी आर्बिट्ररी 2 कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल पाते हैं, तो अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे देंगे, ऐसा लिखेंगे उस कंप्लीट सॉल्यूशन को। यदि आपको एक ही क्या मिलता है, ग्रुप मिलता है जिसमें आप c1 की वैल्यू निकाल पाए, ऐसा हो सकता है कि आप केवल एक ग्रुप बना पाए और एक ग्रुप की मदद से आप c1 निकालेंगे और कोई भी आप दूसरा ग्रुप नहीं बना पाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करना है। इस रेशियो में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इस रेशियो में कुछ ऐसा वैल्यू मल्टीप्लाई किया जाता है कि आप जब ग्रुप बनाएंगे तो आप आसानी से कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे, वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। अभी तक जो इंटीग्रेबल नहीं था, हम इंटीग्रेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। कुछ वैल्यू हम क्या करते हैं, फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके कुछ नियम है कि कैसे वैल्यू लेकर हमको मल्टीप्लाई करना है। फिर आसानी से नया ग्रुप आपका बन जाता है, सेकेंड ग्रुप बन जाता है और वहां से फिर आप नए कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड कर पाते हैं और आप उसका सॉल्यूशन लिख पाते हैं। बात आई क्या समझ में सभी को? इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, सेट ऑफ जो मल्टीप्लायर उसको हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है ना, सुबह स्कूल रहता है तो मुझे भी जल्दी जाना है। कल की क्लास को भले थोड़ा सा लंबा रखेंगे, संडे है, ठीक है। आज तक की क्लास में किसी कोई दिक्कत रिवीजन करने में तो आप लोग बता सकते हैं।